हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ, जो कि आपके DC जनरेटर्स के हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विधि से DC जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह डैश डैश कहलाती है। ऊष्मीय, गतिज, स्थितिज, रासायनिक। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो आपका EMF इंड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डायनेमिक। ठीक है, किस विधि से होता है? डायनेमिक। जो आपका जनरेटर है उसमें जो EMF होता है वो क्या होता है? डायनेमिक विधि से प्रेरित होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? गतिज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्थितिज किस में होता है, तो स्थितिज आपका ट्रांसफार्मर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनित्र का कार्य सिद्धांत है लेंज का नियम, सह प्रेरण, वैद्युत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ओम का नियम। तो देखिए DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। मतलब कि आपका जब फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स जब आपके कटेंगे तो आपका EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, आर्मेचर में आपका EMF इंड्यूस होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है, जिस सिद्धांत पे वो DC जनरेटर आपका काम करता है। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है, ठीक है, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स व स्थिर चालक, पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। देखिए दोनों कंडीशन है, या तो आपका फ्लक्स गतिमान होना चाहिए या तो आपका जो आर्मेचर है वो गतिमान होना चाहिए। कोई एक गतिमान होना चाहिए, तभी क्या होगा? दोनों ही केस में आपके फ्लक्स कटेंगे। अब फ्लक्स कटेंगे तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा? उसमें आर्मेचर में एक आपका EMF इंड्यूस होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा अल्टरनेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट, ऑक्सीलेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। देखिए स्लिप रिंग जो होता है बेटा, देखिए जो स्लिप रिंग होता है वो क्या होता है? AC मशीनों में यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है? DC लेता है और AC में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग हमको आउटपुट क्या मिलेगा? अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। ठीक है, और स्लिप रिंग किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम क्षमता वाली DC मशीन का योग डैश डैश की बनाई जाती है। ठीक, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, पीतल, फैब्रिकेटेड स्टील। देखिए जो आपका जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें जो हम लोग योग बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? कास्ट आयरन का। और जो बड़ी मशीनें हैं उनमें हम लोग योग किसका बनाते हैं बेटा? कास्ट स्टील का। ठीक है, तो यहाँ छोटी की बात किया है तो यहाँ पे योग कास्ट आयरन का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। एम्पायर क्लॉथ है, लकड़ी है, अभ्रक है, वार्निश है। ठीक है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं माइका। माइका को हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? अभ्रक। ठीक है, और सफाई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी कभी आपसे सफाई का भी पूछ लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर को लैमिनेट बनाने का कारण क्या है? वजन में कमी लाना, मूल में कमी लाना, हिस्टोलिसिस क्षति के मान को कम करना, एडी करंट के मान को कम करना। देखिए
हेस्टोलिसिस क्षति को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैमिनेशन पूछ रहा है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे लैमिनेशन की बात आ जाए, ठीक है, जहाँ पे लैमिनेशन की बात आ जाए वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लैमिनेशन की बात आए तो वहाँ पे आप आँख मूंद के एडी करंट क्षति को कम करने के लिए लैमिनेट हम लोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, ठीक है, योग स्थापित की जाती है, पोल शू स्थापित किए जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि हमको चुंबकीय जो आपका एयर गैप है, एयर गैप में हमको फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना है, ठीक है। तो एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पोल शू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बना किसका होता है, कास्ट आयरन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है, 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम। देखिए जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कम रखते हैं, क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। और कुछ बुकों इसकी जो रेंज होती है 0.5 ओम से 1 ओम के बीच में रखा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 ओम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जनरेटर में, ठीक है, लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, ठीक, अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। देखिए लैप वाइंडिंग हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, अधिक करंट और कम वोल्टेज। और तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोगों को ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट चाहिए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेव वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप बाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। देखिए सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए इसके कई होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स, एक होता है ट्रिप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में ए बराबर पोल्स होते हैं, ए बराबर मतलब समांतर पथ के बराबर पोल्स होते हैं। तो 4 पोल हैं तो यहाँ पे समांतर पथ कितने होंगे बेटा, 4 होंगे, ठीक। किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, लोड करंट घट जाए, प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लोड करंट अगर बढ़ जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। किसी शंट जनित्र द्वारा पर्याप्त विद्युत भाग बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध, ठीक, क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनरेटर। देखिए सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर ये आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो आपका पृथक उत्तेजित जनित्र है, इसकी फील्ड को एक्साइटेशन हमको दूसरे सोर्स के द्वारा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पृथक उत्तेजित जनरेटर, ठीक, इसका कम होता है आजकल।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी डीसी शंट जनित का औसत चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जनित को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। घूर्णन की जनित की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए। शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 सेकेंड, जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या है, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, उपयोग सभी। तो बच्चों क्या है, इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनित उपयुक्त होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा बैटरी चार्जिंग में, कुल मिला के ये पूछ रहा है कि बैटरी चार्जिंग में बच्चों हम लोग कौन सा जनरेटर प्रयोग करेंगे। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर नहीं करेंगे, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है आपका आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं हम लोग। सीरीज जनरेटर इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंट जनरेटर। ठीक है, शंट जनरेटर, शंट जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। आई इक्वल टू वी माइनस ई अपॉन आर ए, आई इक्वल टू ई अपॉन आर ए, आई इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, और आई इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच। तो बच्चों जो आपकी आर्मेचर करंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है आपको लोड को चली जाती है, और एक आपकी फील्ड वाइंडिंग को चली जाती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 15 एम्पियर धारा प्रदान करता है। तो चलिए शंट जनरेटर बना लेते हैं, ये शंट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका शंट हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये आपका आर्मेचर हो गया। और ये आपका लोड हो गया। ठीक, अब आपकी जो लोड करंट है IL है वो कितनी है, 15 एम्पियर है। ये 15 एम्पियर दे रहे हैं। और क्या करता है, यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V, वो कितना दिया इन्होंने, 220 वोल्ट दिया है। ठीक, और शंट प्रतिरोध, ये जो आपको RSH कितना दिया है इन्होंने, 220 ओम। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं आर्मेचर, ये आपकी आर्मेचर करंट निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग शंट करंट निकाल लेते हैं। शंट करंट निकालेंगे तो आपकी आर्मेचर करंट निकल आएगी। तो देखिए शंट, देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा, ISH इंटू RSH होगा। ठीक, तो यहाँ से ISH निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH। V कितना दे दिया, 220, और RSH कितना दे, 220। तो ISH की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। ठीक, अब ये आर्मेचर करंट जो होगी दो भागों में बढ़ जाएगी, एक आपकी शंट करंट आ जाएगी यहाँ पे, और लोड करंट हो जाएगी। तो IA इक्वल टू, देखिए थोड़ा दिक्कत होती है बनाने में, IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISH प्लस IL। तो ISH कितनी है, 1 एम्पियर, IL कितना है, 15 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 16 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 16 एम्पियर। देखिए ऑप्शन आ रहा है 16 एम्पियर।
हाँ तो बच्चों ये देखिए 16 एम्पियर इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो यही आपका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, कंपलसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों विधियों में से प्रयोग करना चाहिए, उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी जनित्र के अनसप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है? विचुंबकन, चुंबकन, क्रॉस चुंबकन, अनुचुंबकन। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? क्रॉस चुंबकन। ठीक, किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, उत्तरी ध्रुव के समान, दक्षिणी ध्रुव के समान। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए पहले आप जान लीजिए इंटरपोल्स जो होता है हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। देखिए इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। और जो आपकी कंपलसेटिंग बाइंडिंग ये दिया है इन्होंने, कंपलसेटिंग बाइंडिंग, इसका प्रयोग भी हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर हम इंटरपोल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, पोलैरिटी जो हम लोग क्या होगी। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो इंटरपोल्स होते हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं। क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन दिशा में आगामी पोल्स की ध्रुवता के समान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हिल रहा है बच्चों ये मेज हमारी। डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के समांतर क्रम में, लोड के श्रेणी में, लोड के समांतर क्रम में। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि जो इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ कनेक्शन करते हैं, ये आर्मेचर के सीरीज़ में हमेशा यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर के श्रेणी में। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों की क्या रखनी चाहिए? ब्रशों को रखना चाहिए। ठीक, ज्यामितीय उदासीन अक्ष पर, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर, जीएनए और मध्य के बीच में कहीं भी। तो बच्चों कहाँ रखना चाहिए? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे रखना चाहिए। कहाँ पे रखना चाहिए? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र प्रयोग करना चाहिए? ओवर कंपाउंड जनित्र, फ्लैट कंपाउंड जनित्र, अंडर कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ओवर कंपाउंड जनित्र। ठीक है।